हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के संदर्भ में मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार बता रहा था। भ्रष्टाचार के अंतर्गत मैंने आपको भ्रष्टाचार का अर्थ, परिभाषा, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों के संबंध में मैंने आपको बताया था। आज मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार से संबंधित सरकारी प्रयास के बारे में बताऊंगा कि सरकार के द्वारा समय समय पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई हैं, कौन कौन से अभिकरण गठित किए गए हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किया है, इस सब बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने संबंधी सरकारी प्रयास। सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए। जैसा कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है और आज़ाद भारत में जब भारत का संविधान बनाया जाता है तो उसमें 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया जाता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में बनाया जाता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए और भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको दंडित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और फिर 1988 में फिर इसमें संशोधन किया जाता है। 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में फिर संशोधन किया जाता है। 1988 में संशोधन करने के पश्चात फिर 2018 में फिर इसमें संशोधन किया जाता है और इस कानून को नाम दिया जाता है भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम ये 2018 में पारित होता है। 2018 में ये पारित होता है, यानी कि भारतीय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारतीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया जाता है। जो 1988 में पूर्व का अधिनियम था उसमें संशोधन किया जाता है और उस संशोधन को 2013 में संसद में लाया जाता है। इस अधिनियम को, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम को 2013 में लाया जाता है और 2013 में जब संसद में लाया जाता है तो इसमें कुछ कमियां उत्पन्न होती हैं तो 2016 में यह समिति अवस्था में चली जाती है। 2016 में यह समिति में चली जाती है, संसदीय समितियों में चली जाती है, संसदीय समिति में चली जाती है और 2017 में इसको पुनः लाया जाता है। 2017 में इसको पुनः समिति से जब रिपोर्ट वापस आती है तो 2017 में इसको फिर से संसद में पारित किया जाता है, पुनः संसद में पारित किया जाता है। और 2017 में जब संसद में पारित किया जाता है तो यह कानून बन जाता है और इस कानून को भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 2018 के नाम से जाना जाता है। तो कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे। वह प्रावधान कौन कौन से हैं 2018 भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत? पहला कि जो रिश्वत लेना है, यानी कि रिश्वत जो है एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपराध है। रिश्वत हम नहीं ले सकते हैं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपराध है। रिश्वत लेने वाले को 3 साल से 7 साल की कैद हो सकती है। 3 से 7 साल की कैद हो सकती है। पहले यह जो सजा का प्रावधान था, यह सजा का प्रावधान केवल 3 साल था, लेकिन अब जो है 7 साल तक की, 3 से 7 साल की कैद उसको हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और रिश्वत देने वाले को भी, रिश्वत लेने वाले को भी और रिश्वत देने वाले को भी 7 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। सरकारी अधिकारियों को न तो अनुचित लाभ लेना चाहिए न तो किसी भी व्यक्ति को अनुचित लाभ देना चाहिए। यदि कोई भी सरकारी व्यक्ति, प्रशासकीय व्यक्ति अपने लोगों को अनुचित लाभ देता है या अनुचित विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा अनुचित लाभ लेता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, उसको भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। परंतु जो धर्मार्थ कार्य हैं,
धर्मार्थ संबंधी कार्य हैं, वह धर्मार्थ संबंधी कार्यों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। धर्मार्थ संबंधी कार्य जैसे कि हम मंदिर में पैसे देते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। मंदिर में चंदा देते हैं, धर्मार्थ कार्यों के लिए आयोजन करते हैं, उस आयोजन में राशि एकत्रित करते हैं, तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो इस तरह से भारत सरकार ने समय समय पर भ्रष्टाचार निवारण के लिए कानून बनाए हैं 1947 में, 1918 में, 1988 में और 2018 में। इसके अलावा सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ एजेंसियों की स्थापना की गई है जिनका काम है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, यानी कि रिश्वत को, भ्रष्टाचार को रोकना, घूसखोरी को रोकना, विभिन्न जो अनैतिक कार्य हैं, अनुचित कार्य हैं, सभी कार्यों को रोकना। जैसे कि इसमें भ्रष्टाचार के संबंध में कमेटी गठित की गई 1962 में। 1962 में कमेटी गठित की गई, एक कमेटी 1962 में गठित की गई जिसको हम संथानम समिति के नाम से जानते हैं। संथानम समिति के नाम से जानते हैं, समिति के नाम से जानते हैं 1962 में। और 1962 से पहले भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए या प्रशासकीय समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई जाती रही हैं। जैसे कि 1951 में गोरवाला की अध्यक्षता में गोरवाला कमेटी बनाई जाती है। इसी तरह से 1954 में पाल एच एपल्बी के कमेटी बनाई जाती है, पाल एच एपल्बी कमेटी बनाई जाती है और यह कमेटी प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव देती है कि प्रशासन में कैसे सुधार किया जा सकता है। गोरवाला रिपोर्ट भी प्रशासन को, गोरवाला रिपोर्ट भी सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की जाती रही हैं कि प्रशासकीय समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ऐसे में संथानम समिति की रिपोर्ट जो होती है 1962 में, संतानम समिति 1962 में गठित की जाती है और यह इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। यह रिपोर्ट 1964 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। 1964 में रिपोर्ट इसकी पब्लिश होती है, पूरी रिपोर्ट पब्लिश होती है। वहीं इस रिपोर्ट ने विभिन्न सुझाव दिए और इस रिपोर्ट के सुझाव को सरकार के द्वारा लागू भी किया गया, सरकार के द्वारा स्वीकार भी किया गया। इसी तरह हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई कहते हैं, सीबीआई की स्थापना की गई। सीबीआई की स्थापना की जाती है। सीबीआई की स्थापना 1963 में की जाती है। 1963 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, 1963 में सीबीआई की स्थापना की जाती है। यह सीबीआई जो होती है यह पूरे देश के लिए कार्य करती है, यानी कि हर राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह कार्य करती है। यह कार्य करती है, यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाती है, रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाती है। विभिन्न प्रकार की जो भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, जो न्यायिक भ्रष्टाचार होता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, जो आयकर संबंधी भ्रष्टाचार होता है, जो विदेशों से संपत्तियां लोग इकट्ठा करते हैं या विदेशों में घर खरीदते हैं, विदेशों में संपत्ति बनाते हैं, इन सभी मामलों के लिए सीबीआई जांच करती है। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार के अधीन है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसी तरह से केंद्रीय निगरानी आयोग स्थापित किया गया संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। केंद्रीय निगरानी आयोग, इसको 1964 में बनाया गया। केंद्रीय निगरानी आयोग 1964 में केंद्रीय निगरानी आयोग स्थापित किया जाता है। इसका कार्य होता है कि यह भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करे, पूरे देश में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट जो होती है, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, वह गृह मंत्रालयों को सौंपे। तो इस तरह से केंद्रीय निगरानी आयोग की स्थापना 1964 में की जाती है, जो विभिन्न सरकारी कार्यों पर नियंत्रण रखती है, यानी कि निगरानी रखती है, वॉच करती है कि कहां कौन से कार्य हो रहे हैं। केंद्रीय निगरानी आयोग के अधीन राज्य निगरानी आयोग की भी स्थापना की जाती है। राज्य निगरानी आयोग की भी स्थापना की जाती है, जो समय समय पर राज्य के प्रशासकीय अधिकारियों की या उनकी संपत्ति की या उनके कार्यों की, उनके आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करती है और वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, वह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम था।
वह अधिनियम कौन सा था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम था। यानी कि इस अधिनियम की जो शुरुआत होती है वह ओम्बड्समैन की तर्ज पे होती है। ओम्बड्समैन की तर्ज पे शुरुआत होती है। ओम्बड्समैन की तर्ज पे शुरुआत होती है। यानी कि विदेशों में जो ओम्बड्समैन है यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, भ्रष्टाचार पर जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई है और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। विदेशों में जैसे स्विट्जरलैंड में देखते हैं, ब्रिटेन में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं कि ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है, का गठन किया गया है। तो ओम्बड्समैन की नियुक्ति के संबंध में सबसे पहले प्रस्ताव भारत में 1956 में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र के, राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान में यह पड़ता है जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र के जो सांसद थे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने इसका सबसे पहले सुझाव दिया था। यानी कि संसद के सदस्य थे और विख्यात विधिवेत्ता भी थे यह डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी यह विधिवेत्ता भी थे। इन्होंने यह सुझाव रखा था कि भारत में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ओम्बड्समैन की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर उसके बाद 1965 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है जिसको कि प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है। 1965 में इसका गठन किया जाता है। यानी कि जो प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया तो उसने भी सिफारिश की थी जिसको उसकी स्वीकार कर लिया गया 1965 में जो मोरारजी देसाई का गठन किया जाता है तो इसने 1966 तक यह कार्य करती है। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1966 में तो मोरारजी देसाई क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यह प्रधानमंत्री हो जाते हैं 66 में, यह प्रधानमंत्री हो जाते हैं 1966 में। और इनकी जगह ले लेते हैं के हनुमंतैया, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब इस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं, के हनुमंतैया अध्यक्ष हो जाते हैं। तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो सिफारिश की थी उस सिफारिश के संबंध में 9 मई 1968 को संसद में एक विधेयक लाया गया। वह विधेयक क्या था? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक था। यह विधेयक लाया गया और इसमें लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया और लोकसभा में जब यह विधेयक पुनः आता है तो 1969 में जो होती है लोकसभा भंग हो जाती है, गिर जाती है। और जो लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक था 1968 जो विधेयक था यह अब ठंडे बस्ते में चला जाता है, यह कालातीत हो जाता है। यानी कि लोकसभा के विघटन के पश्चात यह विधेयक कालातीत हो जाता है। और उसके पश्चात इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जो संघीय स्तर के जितने भी भ्रष्टाचार संबंधी कार्य होंगे या जितनी शिकायत होंगी उसके लिए लोकपाल का गठन किया जाएगा और राज्यों के लिए लोकायुक्त का गठन किया जाएगा। और फिर यह विधेयक जो है संसद में कई बार आया लेकिन पारित हो नहीं पाया। 2013 में फिर इसको संसद में लाया गया। 2013 में फिर इस लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को संसद में लाया गया और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। 2013 में, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी। 2013 हमें नहीं भूलना चाहिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसको हम कहते हैं, इसमें अन्ना हजारे ने यह आंदोलन चलाया था। अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन चलाया गया था 2013 में जंतर मंतर पर
आंदोलन चलाया गया था और बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था यह विधेयक गठित करने के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक गठित करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था और कांग्रेस सरकार बाध्य होकर 2013 में इसको पारित कर देती है। लोकसभा के भी द्वारा और राज्यसभा के भी द्वारा इसको पारित करवा लेती है और 16 जनवरी 2014 से इसको लागू कर देती है। 16 जनवरी 2014 को यह विधेयक लागू हो जाता है, गठन कर दिया जाता है और इसको लागू कर दिया जाता है और वह लागू कर दिया जाता है 16 जनवरी 2014 को। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है यानी कि 2014 में फिर भाजपा की सरकार आती है, तो भाजपा की सरकार ने 2016 में इनके कुछ प्रावधानों में संशोधन कर दिया। संशोधन करके पुनः लागू कर दिया, संशोधन करके पुनः लागू किया। तो ये इस तरह से जो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक है यह कानून बन जाता है और लोकपाल और लोकायुक्त जो है एक वैधानिक निकाय है। यह कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय यह संविधान के अधीन वैधानिक निकाय है। यह वैधानिक निकाय है यानी कि यह संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। यह संवैधानिक नहीं है, यह वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2016 में फिर लोकपाल का गठन, भारत के लिए एक लोकपाल का गठन किया गया। भारत के लिए एक लोकपाल का गठन किया गया। जी प्रथम लोकपाल अध्यक्ष जो थे वह न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। यानी लोकपाल, प्रथम लोकपाल भारत में कौन था? प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति या न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष थे प्रथम लोकपाल। पिनाकी चंद्र घोष होते हैं और मई 2022 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। मई 2022 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और इनका स्थान न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती ने ले लिया है। अब कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती ने इनका स्थान ले लिया। इनका स्थान प्रदीप कुमार मोहंती ने ले लिया है। तो इस तरह से भारत में जो इसमें लोकपाल हैं वह लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। इसके अलावा 2005 में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार लाया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी से सूचना मांग सकता है किसी भी संबंध में, चाहे कार्यों के संबंध में, चाहे नियुक्ति के संबंध में, चाहे किसी भी संबंध में वह सूचना मांग सकता है। और जो सूचना अधिकारी होता है उसको 30 दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक होता है। यदि 30 दिन के अंदर वह सूचना नहीं देता है तो अब राज्य सूचना आयोग को फिर अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं और सूचना न देने वाले को दंड करने का प्रावधान है, आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। जैसे कि 25,000 रुपया इनको आर्थिक जुर्माना देना पड़ता है जो सूचना नहीं देता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया, जिसके तहत हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी अधिकारी से वह सूचना ले सकता है, जानकारी ले सकता है। लोकपाल अधिनियम 2014 के अंतर्गत राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया। यह लोकायुक्त का गठन राज्यों में किया गया और लोकायुक्त का गठन करने वाला सबसे पहले महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया गया 1971 में। यह विभिन्न परीक्षाओं में आता है कि लोकायुक्त का सबसे पहले गठन कहाँ किया गया, तो 1971 में महाराष्ट्र में किया गया। फिर राजस्थान में किया गया, राजस्थान में 1973 में किया गया, उड़ीसा में किया गया, फिर 1983 में उड़ीसा में किया गया। हालांकि उड़ीसा ने लोकायुक्त से संबंधित प्रावधान जो हैं, जो लोकायुक्त अधिनियम से संबंधित जो एक्ट है वह एक्ट 1972 में ही पारित कर दिया था, 1972 में ही पारित कर दिया था, लेकिन लोकायुक्त का गठन नहीं किया था।
वह लोकायुक्त का गठन 1983 में करता है। इसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया है। इत्यादि राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया है, मतलब कि लगभग करीब 18 राज्यों में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। परंतु अभी भी कुछ राज्यों में लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया है। तो ये जो लोकायुक्त होता है इसमें हम यानी कि लोकायुक्त कार्यालय में हम किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी भ्रष्टाचार है या कोई भी भ्रष्टाचार संबंधी मामले हैं उसमें शिकायत कर सकते हैं, चाहे वह चुनाव संबंधी हो, चाहे घोटाले संबंधी हो, चाहे वह नियुक्ति संबंधी हो, चाहे वह बैंकिंग संबंधी हो। हम लोकायुक्त कार्यालय में जाकर लोकायुक्त से शिकायत कर सकते हैं। तो पूरे राज्य के लिए यह लोकायुक्त का गठन किया गया है, यानी कि यह सभी मामलों की सुनवाई करता है जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से यह राज्य का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी निकाय होता है, भ्रष्टाचार निरोधी निकाय होता है। इसमें हम किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, अभी हाल ही में हमने समाचार में देखा कि फिल्म अभिनेत्रियों के ऊपर जो छापे पड़े, ईडी का छापा पड़ा, ईडी का छापा, जिसको हम कहते हैं ईडी का छापा पड़ा, यानी प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, यह भी भ्रष्टाचार निरोधी निकाय है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, ईडी इसको हम कहते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, इसको ईडी कहते हैं। इसकी स्थापना जो की जाती है वह 1 मई 1956 को की जाती है। 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना की जाती है। ईडी की 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना की जाती है और इसका जो कार्यालय है वह दिल्ली स्थापित किया गया है। और इसके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली है। और इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कुछ उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इस तरह से यह पूरे देश में फैला हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय का जो कार्यालय है पूरे देश में फैला हुआ है। यह जो अपना कार्य करता है वह अपना कार्य 1973 में कानून लाया गया फेरा, इसके अधीन करता है। 1973 में कानून लाया गया फेरा। यह फेरा कानून क्या है? यानी कि विदेशी मुद्रा अधिनियम। फेरा विदेशी मुद्रा अधिनियम, फेरा कानून जो है विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, विदेशी मुद्रा संचरण अधिनियम लाया गया। और 1973 में जो फेरा लाया गया इसमें विदेशी यानी कि ईडी का यह कार्य होता है कि हवाला कांड, जैसे हवाला की जो पैसे आते हैं, विदेशों से पैसे आते हैं, या कोई भारतीय विदेशों में संपत्ति बना लेता है, या करोड़ों का घोटाला होता है, वगैरह वगैरह जितने भी लेन देन संबंधी मामले आते हैं सबकी जांच ईडी कर सकती है। और फेरा को फेरा जो 1973 में था उसको संशोधन किया गया। यह फेरा अब अस्तित्व में नहीं है। अब एक नया 1999 में एक नया कानून बनाया गया फेमा। 1999 में एक नया कानून बनाया गया फेमा, फेमा यानी कि फॉरेन, फेमा का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा लाया गया 1999 में, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। यह 1999 में जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया जाता है तो इसमें अनेक चीज़ें समाहित की जाती हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित
केस, लेन देन संबंधी केस, संपत्ति संबंधी विदेशों में या अपने देश में, या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया गया घोटाला, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा पब्लिक का पैसा जो ले लेती हैं फिर रिटर्न नहीं करती हैं, इन सभी मामलों में ये कार्रवाई करती है, ईडी कार्रवाई करती है। तो ईडी क्या है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी सरकार को देती है, संसद को देती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है, संसद को देती है। तो इस तरह से भारत में ईडी की स्थापना की गई, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की जाती है। तो हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोग बनाए जाते रहे हैं, विभिन्न एजेंसियां गठित की जाती रही हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश अभी भी नहीं लग पाया है, भ्रष्टाचार पर अंकुश अभी भी नहीं लग पाया है। क्यों? क्योंकि जो इसके जो केंद्र होता है, इसका केंद्र होता है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र, राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र कौन होता है? व्यक्ति होता है। तो जब तक व्यक्ति में नैतिकता नहीं आएगी, उसमें मूल्यों का समावेश नहीं होगा, उसमें सेवा भाव नहीं होगा, यानी कि जब तक वह नैतिक व्यक्ति नहीं होगा, नैतिक पुरुष नहीं होगा और वह उसके अंदर सेवा भाव नहीं आएगा, ईमानदारी नहीं होगी, तब तक हम भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह रिश्वत न ले और न ही रिश्वत दे। लेकिन यह जो कल्पना है, हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं, ये दूर की कौड़ी नजर आती है। क्योंकि रिश्वत जब नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम लंबे समय तक लटका रहता है ऑफिसों में और दफ्तरों में, विभागों में। तो लोग जल्द कार्यों को जल्दी से निपटाने के लिए पैसे देकर अपना काम करा लेते हैं। तो व्यक्ति नैतिक हो गया है। तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। तो इस वीडियो में मैंने सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया, जिसमें कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, 1988 और 2018 समय समय पर संशोधन होता रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 समय समय पर संशोधन होता रहा है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को मैंने बताया, प्रवर्तन निदेशालय को मैंने बताया और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बारे में मैंने बताया। ये विभिन्न एजेंसियां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए स्थापित की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कमेटियां भी बनी, जैसे गोरवाला कमेटी 1951 में, फिर गोरवाला कमेटी 1951 में बनती है, फिर पाल एच एपेल्बी कमेटी बनती है 1954 में, जिसके अध्यक्ष होते हैं पाल एच एपेल्बी, वह रिपोर्ट देते हैं। फिर 1962 में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुरारजी देसाई। फिर 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाता है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करना, प्रशासनिक सुधार करना, प्रशासन को कुशल बनाना, कुशल और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाना। तो इस तरह से सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। आपका जो यह पेपर है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसका 7th यूनिट जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यह आज समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दल बदल की राजनीति। अब केवल 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक 7th यूनिट 8 में 2 ही टॉपिक हैं। पहला है दल बदल की राजनीति, दूसरा है राष्ट्रपति शासन की राजनीति। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दल बदल की राजनीति बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।